हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर हमारा हुआ था 30 सितंबर को और हम यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का पेपर आज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, हिंदी का एग्जाम जो है 2 शिफ्ट में हुआ था। यूजीसी नेट एग्जाम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आज हम जो देखेंगे सेकेंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना पेपर। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, मैंने अपने एक फ्रेंड है उनसे पेपर मंगवाया, उन्होंने एग्जाम दिया था। तो रोल नंबर और नेम तो मैंने हाइड कर दिया। एग्जामिनेशन नेम देख लेते हैं। यूजीसी नेट 2022 का पेपर है, हिंदी शिफ्ट 2 का। और किस दिन हुआ था ये, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में, 30 सितंबर को ये हमारा एग्जाम हुआ था। अब हम अपना पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, आंसर की बिल्कुल ऑफिशियल है, जो एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की थी, वहाँ से मैंने ये आंसर ली है। और साथ ही मैं आपको ये बताती हुई चलूँगी कि हमारे जो ये क्वेश्चन है ये कहाँ से पूछे गए हैं, किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, या कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए इन क्वेश्चन के लिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही अनुक्रम है। यहाँ पर जो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक है, उसमें आदिकाल को उन्होंने 4 प्रकरण में विभाजित किया है। तो यहाँ पर हमको बताना है इन चारों प्रकरण का क्रम। सबसे ऑप्शन ए अपभ्रंश काव्य, ऑप्शन बी सामान्य परिचय, ऑप्शन सी फुटकल रचनाएं, ऑप्शन डी देशभाषा काव्य। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। सबसे पहले आएगा सामान्य परिचय, उसके बाद आएगा अपभ्रंश काव्य, फिर हमारा आएगा देशभाषा काव्य, और ऑप्शन जो 4 है वो हमारा आएगा फुटकल रचनाएं। देखो मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक आप पढ़ते हैं, तो जब आप कोई भी काल का प्रारंभ होता है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तो आपको प्रकरण एक सामान्य परिचय पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए बिल्कुल आप ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको इतनी भी जानकारी होगी कि उन्होंने जब भी वे कोई काल का शुरुआत करते हैं तो प्रकरण एक सामान्य परिचय रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे बी सामान्य परिचय, और इन चारों में सबसे पहले बी इसी में मिलता है, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन सही हो जाता। देखो मैंने बुक का पेज रखा है, आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर देखो आदिकाल लिखा हुआ है, प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देशभाषा काव्य, प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। यहाँ पर मैंने बुक का नाम भी लिख दिया है। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, रत्न खान के रचयिता है। ऑप्शन 1 रस खान, ऑप्शन 2 नंददास, ऑप्शन 3 मलुकदास, ऑप्शन 4 सुंदरदास। तो हमारा आंसर हो जाएगा मलुकदास। ये क्वेश्चन आपको किसी भी वन लाइनर बुक में मिल जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र शुक्ल सबकी बुक में मिल जाएगा। यहाँ पर जो मैंने पेज रखा है, ये रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक का। ये लिखते हैं, इनकी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध है, रत्न खान और ज्ञान बोध। आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर यह पंक्ति है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसीलिए मनु, श्रद्धा और ईरा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पर ये पंक्ति है कामायनी के बारे में। ये पंक्तियाँ किसकी है? ऑप्शन 1 नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 3 गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन 4 प्रेम शंकर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। मैंने यहाँ पर आंसर लिख भी दिए है, और मैं आपको बता देती हूँ ये क्वेश्चन आया कहाँ से। ये क्वेश्चन आया है जो जयशंकर प्रसाद की बुक है कामायनी, उसकी भूमिका से ये पूछा गया है। मैंने यहाँ पर पेज रख दिया, भूमिका 2 या 3 पेज की है, बिल्कुल आखिरी में ये हमारी पंक्ति है, हाईलाइट मैंने कर दिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो। आप लोग देख लीजिएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है नीचे जयशंकर प्रसाद, क्योंकि कामायनी की भूमिका उन्हीं की रचना और भूमिका भी उन्होंने ही लिखी थी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम लगाना है। तो देख लेते हैं इसका हमारा आंसर क्या होगा। आंसर है 4 DBCA, यानी सबसे पहले हमारा डी ऑप्शन आएगा, फिर बी, फिर सी, और अंत में आएगा कामना। तो ये हमारा सही क्रम है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। सब ये पंक्ति है, सुफल जन्म मोह को गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोह को गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। ये पंक्तियाँ के जो रचयिता है उनका नाम हमें बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नामदेव। ये भी आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने ये रखा हुआ है, वहाँ पर ये पंक्ति दी हुई है, और जो का तो यहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है एग्जाम में। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये पंक्ति है,
क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पॉलिसी बूढ़ी तेरी। हम रहे चाहत पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। ये काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरिहोद का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद। अब देखते हैं ये पंक्ति पूछी कहाँ से गई है। तो ये भी रामचंद्र शुक्ल की बुक में आपको मिल जाएगी। और मैं आपको बता देती हूँ ये पंक्ति कब पढ़ी गई थी। नागरी प्रचारिणी सभा के गृह प्रवेश के समय ये पंक्ति कविता पढ़ी थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये भी पूछ ले कि कब पढ़ी थी, तो ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। हमको यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का सही अनुक्रम लगाना है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, DCBA। आगे चलते हैं। आगे ये पंक्तियाँ, शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में मत किसका है? हमको बताना है जो ये पंक्तियाँ ये किसकी है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, आपको ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बुक में मिल जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ये हाईलाइट भी किया हुआ है। आगे चलते हैं। आगे ये उपन्यास है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सूची 1 यहाँ पर दी हुई है और यहाँ पर सूची 2 आपको दी गई है, तो इनका मिलान करना है। तो देखेगा आपको, देखो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जिंदगी नामा पंजाब। और मैं देखो एक चीज़ बता देती हूँ जो महत्वपूर्ण इसमें देखने वाली चीज़ है, जो आने वाले स्टूडेंट तैयारी करें। ये चारों उपन्यास जो है हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी उपन्यास के बारे में पूछ लेते हैं। हमारे सिलेबस में जो है टोटल 13 उपन्यास है। तो हमें उन पर अपनी कमांड बना लेनी है, मतलब हमको उनकी विषय वस्तु, पात्र परिचय, ये 2 चीज़ तो पता होनी चाहिए। आगे मैंने क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए उपन्यास से, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देख लेते हैं। पंजाब जो है जिंदगी नामा, पूर्णिया मैला आंचल, शिवपालगंज राग दरबारी, गंगोली आधा गांव। मैं आपको बता देती हूँ ये क्वेश्चन इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि PYQ में ये क्वेश्चन आ चुका है। शिवपालगंज पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये चारों ऐसी जगह है, ऐसी है कि ये बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय। फिर आपके सिलेबस में बाण भट्ट की आत्मकथा लगी हुई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा A, केवल A और B। देखो हमारे NTA के एग्जाम में, जो हमारा UGC नेट का एग्जाम होता है, उसमें कोड वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। A और B, B और C, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा A और B। आगे चलते हैं। तमस उपन्यास में वर्णित है। देखो ये भी इजी क्वेश्चन था। इजी क्यों था? इजी हम किस क्वेश्चन को बोलते हैं? या तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से पूछ लिया जाए या फिर प्रीवियस ईयर में हो। तो अब तमस उपन्यास जो इसका आंसर है ये बिल्कुल इजी है, क्योंकि PYQ में पूछा जा चुका है। इजी में ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि नहीं इजी है, मैंने पढ़ा हुआ है, नहीं, क्योंकि PYQ में बहुत ही बार पूछा जा चुका है। देख लेते हैं। हमारा इसमें ऑप्शन B और C सही है, क्योंकि आपको पता है जो तमस उपन्यास है उसमें विभाजन है, सांप्रदायिक है। देख लेते हैं ये क्वेश्चन। इसके लिए मैंने एक पेज रखा है आपको बताने के लिए। रामचंद्र तिवारी, देखो जो हमारे सिलेबस में उपन्यास लगे हैं, अगर आप उनको कंप्लीट नहीं पढ़ पाते तो कम से कम रामचंद्र तिवारी की बुक से ज़रूर पढ़ ले। मतलब उसमें उन्होंने, आपको ये पता चल जाएगा उस उपन्यास में है क्या। तो देखो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, सांप्रदायिक भी और देश विभाजन भी। और इसका समय भी याद रखिएगा, मार्च अप्रैल में। ये जो इसकी विषय वस्तु है वो कब की है? 5 दिनों की कहानी है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये पेज है हिंदी का गद्य साहित्य, रामचंद्र तिवारी की बुक। आगे क्वेश्चन है, बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार हैं। ये क्वेश्चन आया है जो हमारा बकरी नाटक लगा हुआ है उसकी भूमिका से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल भूमिका से जो का तो यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, फिर भूमिका की तरफ चलेंगे। आंसर है A और D। A और D। अब देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने भूमिका के पेज रखा है जहाँ से ये क्वेश्चन आया है। यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। अब देखो ये जो की तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पर जो A है वो यहाँ पर सेम यही लिखा हुआ है। तो बिल्कुल उन्होंने भूमिका से जो का तो उठा लिया। आगे चलते हैं। एक यहाँ पर जो हमारी तीसरा पॉइंट है,
हमारा ये भी रखा हुआ है, यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य मानते। तो ये हमारा डी पॉइंट है और हमारा इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए और डी। देख लीजिए आप, जो का तो जो है यहाँ पे भूमिका से उठाया गया। मैंने एक क्लास ली थी जिसमें सभी नाटक के जो हमारे महत्वपूर्ण नाटक है उनकी भूमिका करवाई थी, चाहे तो आप वो देख लीजिएगा। उसके लिए आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं धरती धन्य अपना उपन्यास आधारित है। अब देखो, धरती धन्य अपना उपन्यास की विषय वस्तु भी एग्जाम में काफ़ी बार पहले पूछी जा चुकी है। देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी। ए और बी कौन सा, ऑप्शन 3। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि बिल्कुल सही, दलित जीवन पर बिल्कुल सही। यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, देखो ये भी मैंने जो रामचंद्र तिवारी की बुक से रखा। अगर आप ये पहली 2 लाइन ही मतलब इसे इसकी जो है विषय वस्तु अगर आप रामचंद्र तिवारी की बुक से पढ़ ले तो भी आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए मैंने पेज रखा है ताकि आप लोग समझे कि बुक पढ़ना मतलब जो ये रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र शुक्ल है, बहुत ज़रूरी है इन बुक को पढ़ना। अब अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास। एक तो देखो मानस का हंस ही हो गया, ये किस पर है, तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। और दूसरा हमारा है खंजन नैन, ये दोनों ही अमृतलाल नागर के जो है उपन्यास है, खंजन नैन, सूरदास। अब देखो ये भी PYQ में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, मानस का हंस भी और खंजन नैन भी। तो हमारा हो गया बी और डी, यानी हमारा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन 1 हमारा सही हो गया। देख लेते हैं, ये भी मैंने रामचंद्र तिवारी की बुक से पेज रखा है, अमृतलाल नागर के उपन्यास में यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, मानस का हंस और खंजन नैन तुलसी और सूर्य के जीवन को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं। अब देखो उपन्यास से मैंने आपको इतने क्वेश्चन बता दिए जो मतलब पेपर में पूछे गए हैं। तो आप देख रहे होगे, अगर हम रामचंद्र तिवारी से उन राइटर को कर ले मतलब जिनके उपन्यास लगे हुए हैं उन उपन्यास के बारे में पढ़ ले तो भी हमारे कितने क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे। ये मैं नहीं, ये पेपर बोल रहा है, ये आपने खुद, इसलिए मैंने पेज रखा है ताकि आपको यकीन हो जाए कि हमें बुक पढ़नी काफ़ी ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये पंक्ति है, पंक्ति देख लेते हैं। करो मोहम्मद साहब बखानो सूरज दिल्ली सुल्तानो। आपको ये बतानी है ये पंक्तियाँ किस सूफी कवि की है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नूर मोहम्मद। अब ये पंक्ति भी जो है देख लेते हैं, बुक का पेज मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, रामचंद्र शुक्ल की बुक है, उसमें ये पंक्ति जो की तो है। आगे चलते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। देखो फिर से कृष्ण सोबती के उपन्यास का पूछ रहे, क्यों पूछ रहे, क्योंकि जिंदगी नामा हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो जो उपन्यास हमारे सिलेबस में लगे और जो उपन्यासकार है उन्हें तो बिल्कुल अच्छी तरह तैयार कर लेना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक CBTA। देख लेते हैं, इसके लिए भी मैंने यहाँ पर पेज रखा है, ये भी रामचंद्र तिवारी की बुक का आप समय देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये पंक्ति है, पंक्ति पूछिए किस निबंध से है, तो ये पंक्ति हमारी कविता क्या है। मैं आपको बता देती हूँ, जो मतलब आने वाले स्टूडेंट है तैयारी कर रहे हैं, कविता क्या है, निबंध बहुत अच्छे से पढ़ ले। एक क्वेश्चन कविता क्या है ऐसे हमेशा आता ही है, और ऐसी एक गोदान उपन्यास वो जरूर पढ़ ले, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आता ही है। ये 2 चीज़ ऐसी है जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, बिल्कुल पढ़ लेनी है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। ये पंक्तियाँ किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियाँ हैं। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन ना सॉल्व करने का एक तरीका बताती हूँ। अगर चारों ऑप्शन आपने देख लिए और आपको सिलेबस याद है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपको सिलेबस याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कहानी हमारे सिलेबस में लगी है। जब इस तरह की ये पंक्ति पूछता है, और मतलब ये याद रखें, जब ये पंक्ति पूछेगा डीपली कहानी उपन्यास की, तो ये ऐसे तो है नहीं कहीं से भी पूछ लेंगे, नहीं, ये पूछेंगे जो हमारे सिलेबस में कहानियाँ लगी है। तो अगर आप चारों ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो एक टोकरी भर मिट्टी हमारे सिलेबस में लगी हुई है कहानी, ना तो पूस की रात लगी हुई है, ना संवाद है, ना ठाकुर का कुआं। तो जब इस तरह के ऑप्शन हो कि 3 अलग ही रचनाएं और एक जो हमारे सिलेबस में है वो हो, तो 90% चांस क्या है कि वही आंसर होगा। क्योंकि ऐसे डीपली क्वेश्चन ये तो है नहीं कहीं से भी पूछ लेंगे, जो हमारे सिलेबस में है वहीं से ये पूछेंगे, मतलब ये 90% ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन ये थोड़ा स्मार्ट तरीका होता है कि जब हमें आंसर नहीं पता तो हम कैसे निकालें सही आंसर, ये भी एक तरीका होता है। तो ये मैंने आपको बताया। आगे मतलब है 1-2 क्वेश्चन हो रहे ऐसे जिनमें ये तरीका अपनाओगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा।
निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है तुर्की। अब इस क्वेश्चन की मेरी बात सुन लो। ये यहाँ पर ये पेज है कामता प्रसाद गुरु का। इस पेज को बिल्कुल ये तीनों पॉइंट को अपने दिमाग में छाप लीजिए। 2020, 21, 22 दोनों शिफ्ट में इस पेज से क्वेश्चन आए हैं। इस बुक के 2 पेज ऐसे हैं कि पिछले 3 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं। 2020 में भी आए, 2021 में भी आए और इस बार 2022 में भी दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए हैं। तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा। तुर्की जो है तुरानी भाषा है और आर्य भाषा में जो ऑप्शन में थे प्राकृत, यूनानी, लैटिन, तो ये बिल्कुल यहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। आगे चलते हैं। आगे प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में से आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपादेय नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। आगे अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है गोदान उपन्यास से। देखो मैं आपको बता देती हूँ, हर साल जो होता है मतलब 2020-21 में भी हुआ है और इस बार भी आया ही है। गोदान उपन्यास से एक पंक्ति आती है और पूछा जाता है किसने किससे कही या किसके मध्य ये संवाद हुआ। तो ये पंक्ति देख लेते हैं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। तो ये पंक्ति हमारी किन पात्रों के मध्य हुई है? आंसर है मालती और मेहता। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर ना मैं आपको एक मजेदार बात बताऊंगी। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कैसे हुआ है? तरीका बदल दिया, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पहले तो देखो ये देख लीजिए, चारों हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं उपन्यास। इनके पात्र पूछे हैं, मिलान करना है। परीक्षा गुरु लाला मदन मोहन, देवरानी जेठानी की कहानी बनिया, शेखर एक जीवनी शारदा, गोदान गोविंदी। तो हमारा आंसर हो गया 1। अब देखो ये यहाँ पर बनिया मिलान में पूछ लिया। मिलान में इजी हो जाता है क्योंकि गोदान का गोविंदी सबको पता ही होता है। परीक्षा गुरु लाला मदन मोहन मतलब बिल्कुल फेमस है। गोविंदी लाला मदन मोहन तो बिल्कुल सबको याद रहता ही है। और यदि आपको लाला मदन मोहन का याद होगा ए का सेकंड, तो पहले ही ऑप्शन से हो जाएगा क्योंकि आप देख रहे होगे ए में बस नंबर 1 में ही ए का सेकंड है। तो यहीं से हमारा जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाता। अब देखो बात करते हैं, मैं आपको बता रही थी ये बनने वाला क्वेश्चन। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यही पूछा है, बस दूसरे तरीके से पूछ लिया। मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य के आरंभ से होने वाली कथा कीर्ति कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन हो गया 4 देवरानी जेठानी की कहानी। आप देखिए मतलब एक तरह से यहाँ पर पात्र का नाम पूछ लिया, थोड़ा तरीका बदला है क्वेश्चन का। तो आप देख लीजिए, अब ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। मतलब ये थोड़ा स्मार्ट तरीका होता है पेपर सॉल्व करने का, जो हमें एग्जाम में अपनाना होता है। अब देखो यहाँ पर भी एक बात बताऊंगी मज़ेदार। ये क्वेश्चन मतलब बना कहाँ से? ये सिलेबस में से बना है। ये क्वेश्चन जिसने मतलब सिलेबस याद कर लिया वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगी। हरिशंकर परसाई, भोला राम का जी, हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय, रमणिका गुप्ता, हाथ से। हमारा आंसर हो गया 3। तो अब देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने सिलेबस रखा है। अगर आपने बस ये सिलेबस की रचना याद कर ली तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बोलूँ क्या याद करूँ? हमारे सिलेबस में भोला राम का जीव, संस्कृति के 4 अध्याय, मतलब 4 में से 3 रचनाएं जो मिलान में पूछी गई। कुछ नहीं करना है, बस सिलेबस में ही देख लीजिए, सिलेबस में है। ये मैंने आपको क्यों बता रही हूँ, मैं सिलेबस में आपको बता रही हूँ। सिलेबस याद करना हमारी पहली कंडीशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर पूछा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कछुआ धर्म। ये यहाँ पर गलत लिखा गया, 1 है। हमारा आंसर हो जाएगा कछुआ धर्म, क्योंकि ये इनकी कहानी नहीं है। कहानी तो ये तीनों हो गई। कछुआ धर्म क्या है? इनका निबंध है तो गुलेरी जी की रचना, पर यहाँ पर ध्यान से देखिए कहानी नहीं है पूछिए। तो कहानी कौन सी नहीं है? कछुआ धर्म। आगे चलते हैं। ये यहाँ पर मैंने जो कहानियाँ लगी है सिलेबस में ये यहाँ पर रख दिया, आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। आंसर हो जाएगा राय। अब देखो इसमें मैं आपको बता रही थी कि कामता प्रसाद गुरु के 2 पेज ऐसे हैं। पिछले 3 साल से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बार भी यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, बिल्कुल पीछे वाले ऑप्शन सेम है। तो ये 2 पेज बिल्कुल आप अपने दिमाग में छाप लीजिए यदि आप यूजीसी नेट का 2023 का एग्जाम देने जा रहे हो। आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। हमारा आंसर हो जाएगा डी।
देखो मैं आपको बताती हूँ, अब राग दरबारी भी सिलेबस में है, बाण भट्ट की आत्मकथा भी, मैला है चल, कुछ नहीं इनका समय याद होगा तो आपके क्वेश्चन निकल जाएगा। अब ये पंक्तियाँ, ये यूनिट 5 से क्वेश्चन है, इसके लिए आपको डीपली पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये भी क्वेश्चन है जिसके लिए मतलब आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें पूछा है जो फाटक शब्द आया है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है दो, अनाज फटकने से निकला हुआ कदन। अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, इसके लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, और ये यूनिट 5 से क्वेश्चन आया है, वो मैं आपको बता देती हूँ, जो हिंदी कविता वाली यूनिट है। अब इस क्वेश्चन के लिए संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है। अब इसके लिए भी क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये भी क्वेश्चन है डीपली क्वेश्चन वाले, जो बोलता है ना डीपली क्वेश्चन आया, ये वो है। इसमें कोई मतलब इसमें वे कर पाएंगे जिन्होंने ये पढ़ा होगा। इसका आंसर हमारा है 4, ए और सी, आर्य द्रविड़ संबंध, हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति। आगे चलते हैं, अगला भी अभिकथन कारण वाले है। ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि हम सोल्व नहीं कर पाते, इसके लिए जब आप डीपली स्टडी करोगे तो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन है हमारा अभिकथन है, उत्तर आधुनिकता मानव यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करती है, और कारण है क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुभाषी और परिवर्तनशील है। तो ये बिल्कुल दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे ये भी अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है, गैर रोमांटिक दौर में रोमानियत को एक गाली के रूप में प्रयुक्त किया गया था, क्योंकि वैयक्तिक अनुभूति के स्पर्श के बिना उच्च स्तर की प्रेम कविताएं लिखी जा सकती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। हमारा अभिकथन सही है, कारण गलत है। आगे चलते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं नहीं है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो नहीं है कौन सी, उम ख्याम की रुबाइयाँ और जॉर्ज वंदना। अब आप मुझे ये दोनों रचनाएं कमेंट कर कर बताइएगा कि ये किसकी रचनाएं हैं। आंसर तो हमारा हो गया सी और डी, क्योंकि ये दोनों तो भारतेंदु की रचनाएं हैं। ये दोनों आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितना मतलब सीरियस होकर ये देख रहे हैं वीडियो, और आप कमेंट कर कर बताइएगा मुझे। आगे चलते हैं, ये भी आगे अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है, देरिदा की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठक की मनोसंरचना उत्तरदायी है, क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसलिए पाठ के अर्थ का सामान्यीकरण संभव नहीं है। दोनों बिल्कुल सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है। कहानी पढ़ी होगी तो आप समझ पाएंगे, ईदगाह कहानी हमारे सिलेबस में लगी क्या, वो भिश्ती खरीदता है। यहाँ पर मैंने ये जो जैसे महमूद सिपाही लेता है, तो ये मैंने यहाँ पर इसी कहानी का पेज रख दिया है कि आप लोग एक बार देख ले कौन क्या खरीदता है। पेपर में जो आया था वो यहाँ से आया था, ये पूछा गया था। आगे चलते हैं, यह कथन शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है, निम्नलिखित में से किसका है। तो ये तो आसान है, मम्मट है, ये तो आपको किसी भी वन लाइनर बुक में ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आ गया है ये मिलान करना है। मिलान वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, मतलब कई बार तो ये फंसा देता है और कई बार बिल्कुल एक ही रचना से हमारा ये सॉल्व हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3, विजय देवनारायण साई, जायसी। आज्ञ हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, रामस्वरूप चतुर्वेदी, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, निर्मला जैन, हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी। ओके, ये पंक्ति है। देखो अब जो मैं बोल रही थी ना सिलेबस याद होना चाहिए, वो यहाँ पर भी काम करेगा। पंक्ति पूछी है और ऑप्शन में 4 उपन्यास है। पहले पंक्ति देखते हैं। ये एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है, जो जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। उपयुक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है। देखो अब ये चारों रचनाएं दी हुई है, और हमारे सिलेबस में ये 3 तो नहीं लगी है, जिंदगीनामा लगी है, तो 90% चांस क्या है, ये हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, ये वहाँ पे काम करेगा जब 4 ऑप्शन और 3 बिल्कुल अलग रचनाएं हो जो सिलेबस में नहीं है, और एक रचना वो जो हमारे सिलेबस में है। हर साल ऐसे 1-2 क्वेश्चन तो फंसते ही है, तो उसमें थोड़ा अपना दिमाग लगाना है कि कौन सा ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया, क्योंकि भाई जब जिंदगीनामा हमारे सिलेबस में है तो वहीं से ये आंसर हो जाएगा।
ये एक तरीका है, ये मेरा अपना तरीका है जो मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़ते हुए मतलब मुझे लगा क्या ये चीज़ भी हुई है, अगर हम इसको भी अपनाएं तो मतलब हमारे दो तीन क्वेश्चन निकल जाएंगे ऐसे। भाई सिलेबस याद होना बहुत ज़रूरी है, अगर सिलेबस याद है तो आप ये मान लीजिए 6-7 क्वेश्चन तो आपके इसीलिए सही हो जाएंगे कि आपके सिलेबस याद है। यकीन मानिए बिल्कुल, आप देख भी रहे होगे अभी तक हमने 4-5 ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर भी लिए। ये मिलान करना है, इसका आंसर देख लेते हैं 3। ये वाला तो रिपीट है, ये वाला 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 2020 या 2019 के में पूछा गया था, जब पूछ रही थी ये पंक्ति किसकी है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पंक्ति है। बी देखते हैं, इलियट की सच्ची आलोचना का लक्ष्य है, कवि नहीं कविता है। रिचर्ड्स की पंक्ति देख लेते हैं, गौण कल्पना वस्तु, नहीं ये तो नहीं है इनकी है, मन आवेगों का तंत्र है। कोलरिज की है कल्पना के बारे में, क्योंकि कोलरिज ही बात करते हैं। गौण कल्पना वस्तु और रूप में संगति स्थापित करती है। हमारा आंसर हो जाएगा 3। आगे चलते हैं। निम्नलिखित अस्तित्ववादी चिंतकों में से किसने सुपरमैन की कल्पना की है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नीत्शे। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है, यात्रा वृत्तांत। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, तो वही इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसे पढ़िए, उसे सोल्व कीजिए, तो हमारे काफ़ी क्वेश्चन निकल जाएंगे। देखो बहुत बड़ी बात है, अगर सिलेबस याद करने से मतलब सिलेबस समझने से ही हमारे 7-8 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। रेवट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति के संबंधित कौन सी बातें सही हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, ये यूनिट 5 से है, इस बार मैं आपको बता देती हूँ यूनिट 5 से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और डीपली क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका हमारा आंसर हो जाएगा 2 ए और सी, इनके लिए हमें डीपली पढ़ना होगा। निम्नलिखित में से हिंद स्वराज्य के लेखक हैं, ये हमारा क्वेश्चन आया है यूनिट 4 से। महात्मा गांधी, सबको वैसे ये रचना पता होती है। ये पंक्ति ये पूछा आत्मकथा से क्वेश्चन है, मूर्धैया आत्मकथा से है, ये पंक्ति पूछी गई है किस आत्मकथा में है, मूर्धैया। इसके लिए भी आपको मूर्धैया आत्मकथा पढ़नी होगी। ये फिर से यूनिट 5 में से क्वेश्चन आया, यहाँ पर ये सवैया दिया हुआ है और पूछा है इनमें अलंकार कौन सा है, लाए में कौन सा उपन्यास अलंकार है, उपन्यास याद आ रहा है, एक यमक अलंकार इसमें है। इनके लिए भाई आपको डीपली पढ़ना होगा। आगे आवारा मसीहा में शरतचंद्र का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है, देवनाथपुर। अंधा युग के अंकों के नाम हैं, कौरव नगरी का विनाश, पांडव विजय, पशु का उदय, गांधारी का शाप। आपको बताना है इनमें से कौन से अंधा युग के अंकों के नाम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, पशु का उदय, गांधारी का शाप। यहाँ पर देखो मैंने सभी अंकों के नाम लिख दिए। अंधा युग ये नाटक है जो मेरे पास किताब थी उसी का पेज है और उसमें बिल्कुल शुरुआत में ही दिया हुआ है। 5 अंक है, एक हमारी स्थापना, अंतराल और समापन, 5 अंक प्लस क्या हो गया ये स्थापना, अंतराल और समापन। तो यहाँ पर देख लीजिए गांधारी का शाप और पीछे शायद पशु का उदय पूछा है ना, या कौरव नगरी, पशु का उदय ही पूछा है, तो ये दोनों आप देख लीजिए, ये अंक के नाम है हमारे। आगे है यहाँ पर ये फिर से यूनिट 5 में से आया है। अब आप इस वसंत को ही लो, यह दिन को तात की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारे सुख तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। उपयुक्त पंक्तियों से ध्वनित होता है कि मोचीराम वसंत का बयान अपने पेशों की भाषा में करता है। ये जो मोचीराम कविता है वहाँ से पंक्ति ली हुई है। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक है नलिनी विलोचन शर्मा। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, PYQ में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन आपको किसी भी 1 लाइनर बुक में मिल जाएगा। यहाँ पर अब ये निबंधकार के नाम है और इनके मिलान करना है, हमारा आंसर हो जाएगा 2। महाकवि की तर्जनी कुबेरनाथ राय, आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, राह किनारे बैठ शरद जोशी। अब ये फिर से यूनिट 5 में से क्वेश्चन आया है, आपको जो यहाँ पर चौपाई दिया उसका सही अर्थ बताना है। आंसर है A और D। नीचे फिर यह विकथन वाला है, स्त्री संस्कृति के संदर्भ में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है। बिल्कुल सही है ये।
क्योंकि स्त्री संस्कृति पितृ सत्तात्मक संस्कृति से भिन्न अभिधान है। ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर ये चंद्रगुप्त जो नाटक है वहाँ से ये पंक्ति है। आंसर देख लेते हैं हमारा ऑप्शन 2। अब ये आइए रिचर्ड्स की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं है। अब देखो ये यूनिट 3 से क्वेश्चन आया है। यूनिट 3 से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। काफ़ी अच्छे का मतलब है थोड़े डीपली भी क्वेश्चन आए हैं। ए और सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञे के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है। अज्ञे के काव्य का सही अनुक्रम लगाना है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 CADB। ये भी आपको किसी भी वन लाइनर बुक में मिल जाएगा। अब यहाँ पर फिर से यूनिट 5 से क्वेश्चन आया। डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ, विधि से चलता रहे विधान। आंसर क्या है हमारा? इसमें स्त्री की किस मानसिकता का वर्णन हुआ है? आंसर है स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है। अच्छा, आप लोग मुझे बताना ये पंक्ति अब पढ़ के आपको पता तो चल गया होगा कहाँ से पूछी गई है, कौन सी रचना। तो ये यूनिट 5 की कौन सी रचना से पंक्ति पूछी गई है, कमेंट कर मुझको बताना। अभी यहाँ पर है ये भी कविता, इसका बारे में बताना है। इस कविता के सही प्रतिपाद्य है। हम आंसर देख लेते हैं सी और डी। ये वाला क्वेश्चन भी यूनिट 5 से आया है, कबीर की पंक्ति। यहाँ पर ये क्वेश्चन है यूनिट 3 से ये क्वेश्चन आया है। शाब्दिक व्यंजना के प्रकार है, तो शाब्दिक व्यंजना के प्रकार कौन सा है? लक्षणामूल और अभिधम। ये इम्पोर्टेंट भी है, आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ पर ये जो कहानी सिलेबस में लगी हुई है उनकी विषय वस्तु पूछ लिया कि उसमें क्या है। तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में क्या है? देश प्रेम। अमृतसर आ गया है, देश विभाजन पर लिखी गई है। चीफ की दावत क्या है? वृद्धों की अपेक्षा। पिता की पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए का 4th, यानी पहली ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौण कल्पना की है? ये भी यूनिट 3 से क्वेश्चन आया। आंसर हो जाएगा 4 विघटन। असाध्य वीणा साहित्य साधना की संकेतक है। प्रियवंद की तरह इसकी साधना में आत्म अन्वेषण करना पड़ता है। ये यूनिट 5 से आया। तो आप देख रहे होगे यूनिट 5 से काफ़ी क्वेश्चन आए और अच्छे क्वेश्चन आए हैं। अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है। साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। ये अंधेर नगरी नाटक से है। मतलब उसको पढ़ने के बाद कि मतलब भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा क्या है वो पूछी गई है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। ये चारों ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। इनका कालक्रम लगाना है DABC। अच्छा, पहले क्या करता था, मान लो क्रम पूछा तो मतलब या तो उपन्यास का पूछ लिया उनके, या कहानी अलग अलग रचनाएं का पूछा है इस बार। जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा तो उपन्यास हो गए और ये बाकी के 3 इनके आलोचना ग्रंथ है। तो 3 तो आलोचना ग्रंथ ले लिया और 1 उपन्यास ले लिया। ये इस बार नया पैटर्न है। हर बार क्या होता था, या तो उपन्यास की पूछ लिया, कहानी के पूछ लिया। इस बार जैसे 3 रचनाएं तो 1 विधा की ले ली और 1 रचना अलग विधा की ले ली। ये भी इस बार किया है एनटीए ने। आगे छायावाद के बारे में सही कथन है। छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था। रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। दोनों गलत है ये तो। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। बिल्कुल सही है ये। मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ। ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C और D, यानी 1। आय जोग शिखावन पांडे पद से संबंधित सही तथ्य है। ये फिर से यूनिट 5 से क्वेश्चन आया। B और C। मुझे लगता है इस बार यूनिट 5 से 12-13 क्वेश्चन आए हैं। ये भी यूनिट 5 से है। ये प्रसाद की जो कामायनी है वहाँ से क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। ये पत्रिका है, इनका हमको कालक्रम लगाना है। आंसर हो जाएगा 3 ABCD। जिस क्रम में ये है इसी क्रम में ये सही है इनका अनुक्रम।
भिखारी दास की रचनाएं हैं। इन चारों में से आपको बताना है भिखारी दास की रचनाएं हैं। तो भिखारी दास की रचनाएं काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये दोनों है। तो ए और सी हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ये भी आपको रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र बच्चन सिंह या वन लाइनर की बुक में मिल जाएगा। शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषताएं है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी और डी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है, आज के अतीत। देखो क्या बोलो क्या याद करूँ, हमारे सिलेबस में लगी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए क्या बोलो क्या याद करूँ, कितने मतलब कितने विभाजन में कितने भागों में लिखी गई है और उनके नाम, ये पता होगा तो आपका एक क्वेश्चन निकल जाएगा। सोजे वतन संग्रह की कहानियां हैं, इसका 3, यही मेरा वतन है, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। ये आपको पांडे वाली जो वन लाइनर बुक है उसमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन। यहाँ पर जो है जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं, उनका कालक्रम लगाना है। आंसर हो जाएगा 3 A C D B। यहाँ पर फिर से यूनिट 5 में से क्वेश्चन आया है। ये यहाँ पर छंद दिया, उपयुक्त छंद से संबंधित सही भाव है। आंसर है A और B। रीति साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ए और सी। रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है, और ऑप्शन सी। ये दोनों सही है हमारे, ए और सी। अभी कथन कारण वाला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है, गलत है ये तो, क्योंकि नित्य का मानना है कि ईश्वर मर गया है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। फिर से यूनिट 5 का क्वेश्चन है, निरख सखिए खंजन हाय गीत से संबंधित तथ्य है। आंसर हमारा 2 A और C। उर्मिला कहती है कि मेरे प्रिय ने मेरा ध्यान किया इसलिए कामदेव डरकर भाग गया, उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराया इसलिए यहाँ कमल खिल उठा। ये भी बताना आप किस रचना की है जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, वहीं से ये पंक्ति है। यूनिट 5 हिंदी कविता। एक कहानी यह भी कि परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 3 B और C। आकाशदीप कहानी के वर्ण्य विषय। अब आकाशदीप कहानी पढ़नी जरूरी है, तो ये वर्ण्य विषय आराम से निकल जाएंगे। पिता की हत्या का प्रतिशोध बिल्कुल सही है, परछन प्रेम बिल्कुल सही है, ये दोनों गलत है। आत्मसमर्पण और पुरुष की निरंकुशता। अब ये पहेलिया या मीर खुसरो की पहेलिया। पौन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गवावे, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। आंसर हो जाएगा आग। परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? प्रकरण का। इंपॉर्टेंट है। और ये भी देख लीजिएगा परीक्षा गुरु में कितने प्रकरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ये यूनिट 3 से क्वेश्चन आया, आंसर है अन्यार्थ। निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है बादलों के घेरे में, क्योंकि ये कृष्णा सोपती की कहानी है। परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है नायक, ये भी यूनिट 5 से है। ये भी यूनिट 5 से है। ये पंक्तियां बताना है कि किसकी पंक्तियां है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ, रामधारी सिंह दिनकर। फिर बी हमारा हो जाएगा धूमिल, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, ये तो आज्ञा की पंक्ति है। सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन, निर्वाक, चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप है, ऐसा तो एक ही लिख सकते हैं, मुक्ति बोध। मानस का अंश उपन्यास में वर्णित है, राम और काम का द्वंद्व। अच्छा, एक बार ना प्रीवियस ईयर में पूछा गया था राम और काम का द्वंद्व किस उपन्यास में दिखाया गया है, तो इस बार थोड़ा बदल दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और इसी में ही इस बार क्या करा, कोड में दे दिया, तो एक तो हमारा यहीं से निकल गया। फिर दूसरा हमारा है पत्नी के प्रति अति से आसक्ति, ये तो तुलसीदास के जीवन में है, तुलसीदास के जीवन पे लिखा गया और तुलसीदास के बारे में ये बात फेमस है।
राजा निर्वंश कहानी के पात्र है जगपति और बच्चन सिंह। तो बी और डी कौन से ऑप्शन में हमारा? दो ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसके लिए आपको क्या करना है, सभी कहानी जो हमारे सिलेबस में लगी है उनके पात्र देख लीजिए। ये यहाँ पर पंक्ति है, युगों के अनवरत प्रवाह में बड़े बड़े साम्राज्य बह गए, संस्कृतियाँ लुप्त हो गई, जातियाँ मिट गई, संसार में अनेक असंभव परिवर्तन संभव हो गए, परंतु भारतीय स्त्रियों के ललाट में विधि की वज्र लेखनी से अंकित अदृश्य लिपि नहीं धुल सकी। जब यहाँ पे स्त्रियों की बात हो गया है तो ज़्यादा ऐसा कौन लिख सकते हैं? महादेवी वर्मा। ये चीज़ आपको जब पता चलेगी, अगर आपने महादेवी वर्मा जी को पढ़ा है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। वैसे एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं मतलब जिनमें अंदाज ही लगाना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक मतलब हमको एकदम पता चल जाए। ये भी क्वेश्चन होते हैं, कहते हैं ना कि 10 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं जिनका ये नहीं पता चलता आए कहाँ से है। यहाँ पर ये क्या किया इन्होंने, नाटक के पात्र है इधर और पंक्तियाँ दी है नाटक की। तो अब आपको बताना है कौन सा पात्र किस पंक्ति की, कौन सा पात्र जो है कौन सी पंक्ति बोलता है। आलस्य की बात करें तो दुनिया में हाथ फैला पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। देखो आपको दिख रहा होगा इसमें आलस की बात दिख भी रही है। तो ए का हमारा 4th हो गया, तो यानी पहले ही ऑप्शन हमारा पहले ही क्वेश्चन हो गया हमारा। देवसेना क्या कहती है? देवसेना का देख लेते हैं, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। देवसेना किस नाटक का पात्र है? स्कंद गुप्त। ठीक है। आलस्य किस नाटक का पात्र है? भारत दुर्दशा। गांधारी अंधयुग। और गांधारी की बिल्कुल यही पंक्तियाँ, मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। भिष्टी किस नाटक का पात्र है? ये है हमारे अंधेर नगरी नाटक में है। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी। देखो अलग अलग नाटक की दे दी पंक्ति। पहले क्या होता था, एक ही नाटक की दे दी, 4 पात्रों की 4 पंक्तियाँ दे दी और मिलान कर लिया। इस बार थोड़ा लेवल बढ़ा है पेपर का, हर साल पेपर का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पंक्तियाँ इस बार क्या करा इन्होंने, पद्य में से दे दी, सूरदास, जायसी, मीरा, कवि, इनकी पंक्ति दे दी और इनका मिलान करना है। आंसर हमारा हो जाएगा 2। फिर जैसे यूनिट 5 में से एक क्वेश्चन है, आंसर हमारा है 26। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना पुस्तकों का सही अनुक्रम है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 BCAD। आप लोगों ना मुझे कमेंट करके बताइएगा इन चारों रचना के राइटर कौन है। बड़ा इजी है, सारी चारों रचनाएं प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। अब यहाँ पर ये आ गए कॉम्प्रिहेंशन वाला, यहाँ पर हम इनके आंसर देख लेते हैं। प्रॉपर कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको एक अलग से वीडियो में करवा दूंगी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। श्रोता सुंदर शब्द का एक सामान्य अर्थ ही लेते हैं, क्योंकि आंसर है 4। ये अर्थ ग्रहण की सामान्य रीति है। देखो अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो ये आंसर आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं आपको आंसर बता देती हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट अपने आंसर की मिलाना चाहते हैं तो वे मिला ले आसानी से। कवि साधारणीकरण क्यों करता है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। करवाऊंगी मैं ये कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व, अलग से करवाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि कैसे हमको पेपर में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पर हम एक तरह से अपना क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं और आंसर की मिलाते हुए चल रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य आदमी अनुभूत सौंदर्य का साधारण भोक्ता होता है। शब्द सदा सामान्य अर्थ व्यक्त करते हैं, क्योंकि सामान्यतः सामान्य अर्थ में ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। फिर ये अगला पैराग्राफ शुरू हो गया, क्योंकि आप जानते हैं 2 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं अपने सब्जेक्ट में। अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो ये तो जब अगर आपने ये पढ़े होगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कॉम्प्रिहेंशन। तो ऑप्शन 2 फिलहाल के लिए मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ। फिर इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हमारा ऑप्शन 2 है। ऑप्शन हमारा 4 सही है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन देखो पढ़ने में टाइम लगता है, फिर उसको समझने में, और आपको बताना मुझे ये है कि हमें कैसे पेपर में सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व के लिए। आंसर हमारा 1 है। अभी आप अपने आंसर की मिलाते हुए चलिए। इसमें आंसर हमारा ऑप्शन 3।
तो इस तरह जो हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो पूरा सॉल्व हो गया। अब आपको ये पता चल गया होगा कि हमें कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मतलब हमको, क्योंकि यदि हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए उस पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला काम जो आपका है, आपको अपना सिलेबस प्रिंट आउट करवा लेना है, उसको पढ़ना है, याद कर लेना है कि कौन सी रचनाएं लगी है, कौन सी कहानी, कौन सी कविता। सबसे पहला काम यह है। फिर अगला काम क्या है, सिलेबस को सोल्व करना है। जैसे उपन्यास ले लीजिए, 13 उपन्यास है, उनका कालक्रम लिख लीजिए, कालक्रम से लगा लीजिए, ऐसे उपन्यासकार को लगा लीजिए, कहानी को लगा लीजिए, निबंध, नाटक, इस तरह मतलब हमें पेपर सोल्व करना है। फिर उसके बाद हमें यूनिट वाइज पढ़ते हुए चलना है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है सिलेबस के लिए, वो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने हिंदी का पूरा सिलेबस बताया, बुक बताई है कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, यूनिट वाइज है। और आज मैंने आपको ये पेपर सोल्व करवा दिया। कल को मैं 1-2 दिन में, कल या परसों में मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर सोल्व करवा दूंगी। देखो, मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। आप लोग देखो वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ अगर आप कोई वीडियो यूजफुल लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझको मेरी ईमेल आईडी या इसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दीजिए। रिप्लाई आपको ईमेल आईडी पर भी मिल जाएगा और यहाँ पर यूट्यूब पर जब आप कमेंट करते हो उसमें भी मिल जाएगा। कोई भी डाउट है किसी भी तरह का एग्जाम से रिलेटेड तो आप पूछ लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।